अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पहाड़ था जहाँ इंसानों को किसी दुश्मन ने नहीं मारा, न ही किसी जानवर ने, बल्कि कुछ लोग मर गए अचानक ही, कुछ ही पलों में। उनके मुंह और नाक से खून बहना शुरू हुआ, सांसें घुटने लगी और फिर अचानक ही स्वस्थ शरीर लाशों में बदल गए। सन 1993 के अगस्त के महीने में सुदूर रूस के साइबेरिया के पहाड़ों में एक ट्रैकिंग ग्रुप गया और उस रात के बाद कोई भी लौटकर नहीं आया, सिवाय 17 साल की एक लड़की के। ये कहानी है अनुभव की हार की, प्रकृति के सामने इंसान की बेबसी की, और उस लड़की की जो मरी नहीं, आज भी जिंदा है, लेकिन जिंदगी भर के लिए मौत के बीच कैद हो गई। ये कहानी है खामार डाबान हादसे की। 2 अगस्त 1993 का वो दिन, एक ट्रैकिंग ग्रुप ने रशिया की लेक बैकाल के करीब खामार डाबान माउंटेन पर जाने के लिए मुरिनो रीजन से ट्रैक शुरू किया। ये इलाका दुनिया में पहचाना जाता है तेज बदलते मौसम, घने जंगल और बिना चेतावनी के आ जाने वाली बर्फीली हवाओं के लिए। उनका ट्रैक लगभग 70 से 75 किलोमीटर की खड़ी पहाड़ियों, जंगलों और खुले बर्फ से ढके स्लोप्स से होकर गुजरने वाला था। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि शांत और सुंदर दिखने वाली प्रकृति जब तबाही लाती है तो वह अपने सबसे खतरनाक रूप में सामने आती है। इस ट्रैकिंग ग्रुप की ट्रैकिंग कोच थी ल्यूडमिला कोरोविना, एक 41 वर्ष की अनुशासित, अनुभवी और सख्त ट्रैकिंग कोच। उनके पास 20 साल का सर्वाइवल एक्सपीरियंस था। एक्सट्रीम वेदर, स्टीप माउंटेन्स पर चढ़ाई, जीरो से नीचे के तापमान की रातों में सुरक्षित रहना, ये सब उनके अनुभव में शामिल था। कोरोविना का एक नियम था, पहाड़ गलती कभी नहीं भूलता और न ही सेकंड चांस देता है। ट्रैक शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कोरोविना ने मौसम की रिपोर्ट देखी, जो कि सामान्य थी। हर सदस्य के पास राशन, खाना, कपड़े, वार्मथ गियर थे। सभी एक्साइटेड थे। फिर उन्होंने कॉन्फिडेंटली सुबह 7 बजे मोरिनो रीजन से ट्रैक शुरू कर दिया। ग्रुप में थे डेनिस, विक्टोरिया, तातियाना, अलेक्जेंडर, टिमोफेई और उन सब में से छोटी 17 साल की वैलेंटीना ओटोचेंको। कुल मिलाकर 7 सदस्यों का यह ग्रुप था। पहले दिन उन्होंने जंगलों को पार करते हुए लगभग 15-16 किलोमीटर का ट्रैक किया। रास्ता सुरक्षित था, हंसी मजाक, बातचीत, सब कुछ सामान्य चल रहा था। शाम 7 बजे तक वे सही चाल से चलते हुए अपना कैंप लगा चुके थे। कोई संकेत नहीं था कि यह शुरुआती हल्की सैर 2 दिन बाद एक डरावनी वास्तविकता में बदल जाएगी। अगली सुबह लगभग 6:30 बजे वे आगे बढ़े। पेड़ों की सीमा खत्म होने लगी थी। अब रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला हो गया था। तेज हवाएं, हल्की बारिश और वातावरण में बदलाव। इस दिन उन्होंने लगभग 18 से 20 किलोमीटर और तय किया। थकान हावी होने लगी थी, लेकिन सब आत्मविश्वासी थे। किसी को नहीं पता था कि अगली रात एक ऐसी परीक्षा लेगी जिसमें इंसान भी इंसान का साथ नहीं दे पाएगा। तीसरा दिन शुरू हुआ। अब पेड़ बिल्कुल खत्म हो चुके थे और वे एक खुली बर्फीली चढ़ाई की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ हवा बहुत तेज थी और मौसम भी घट बढ़ रहा था, या यूं कहा जाए कि जैसा कि वेदर फोरकास्ट में बताया गया था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। अब वे जहाँ थे
वहां दूर दूर तक बस बर्फ ही बर्फ थी। ना कोई पेड़, ना कोई शेल्टर, ना आग जलाने की जगह। दिन के 12 बजे तक वे लगभग 40 से 45 किलोमीटर चल चुके थे। उन्होंने आगे चलना जारी रखा। तीसरे दिन शाम 5 बजे मौसम खतरनाक रूप से बहुत बुरा हो गया। तूफानी बारिश शुरू हो गई। हवा बहुत तेज थी। यह वो खतरनाक जगह थी जहां नॉर्मली कोई भी ट्रैकर टेंट नहीं लगाता था, क्योंकि न तो आग जलाई जा सकती थी और न ही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स वहाँ काम करते थे। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का मतलब है वो आदेश जो हमारा दिमाग हमें जिंदा रहने के लिए देता है अगर हम खतरे में हो। दिमाग कह रहा था कुछ करो, आग जलाओ या कोई शेल्टर ढूंढो, भागो, नीचे उतरो, अपने आप को गर्म रखो, तेज डिसीजन लो। लेकिन उस अल्पाइन स्लोप पर हवा इतनी तेज थी कि आग जल ही नहीं सकती थी। लगातार बारिश ने कपड़ों को भिगो दिया था। आसपास एक भी पेड़ नहीं था, मतलब न लकड़ी न शेल्टर। टेंट भी ठीक से गाड़ना लगभग नामुमकिन सा ही था। ठंड ने शरीर को सुन्न करना शुरू कर दिया था। दिमाग कह रहा था कुछ करो, पर हालात कह रहे थे कुछ हो ही नहीं सकता। थकान, बारिश और निराशा के चलते अब उन्होंने वहीं टेंट लगाने का निर्णय ले लिया। कोरोविना ने सबको निर्देश दिया कि यहीं रुकते हैं और सुबह होते ही नीचे वापस जंगल की तरफ चलेंगे, क्योंकि आगे जाना अब खराब मौसम के चलते मुमकिन नहीं था। किसी तरह से टेंट लगाए गए। नज़ारा ऐसा था मानो पहाड़ खुद लंबी तूफानी सांसें ले रहा है। गहरा अंधेरा और बारिश। सब लोग अपने अपने स्लीपिंग बैग्स में टेंटों के अंदर थे, लेकिन तेज हवाओं ने तो मान लो पूरी दुश्मनी निभाने का फैसला किया हुआ था। हवाओं ने टेंट को उखाड़ फेंका। मौसम पूरी तरह से उन्हें तबाह करने पर तुल गया था। अब वे केवल आसमान के नीचे ठंडी बर्फ में अपने स्लीपिंग बैग्स में सोए हुए थे। अगली सुबह लगभग 4:45 बजे जैसे ही हल्का उजाला आया, वे नीचे की ओर बढ़ने को तैयार हुए। तभी एकदम से डेनिस गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और फिर नाक और मुंह से खून भी निकलने लगा। सांस धीरे धीरे बंद हो गई और वह मर रहा था। कोरोविना और बाकी सब उसे संभालने की असफल कोशिश करते रहे। तभी कोरोविना ने बाकी सबको नीचे की ओर जाने का आदेश दिया और कहा कि मैं भी डेनिस को लेकर आती हूँ। सभी बदहवास से आगे बढ़ गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि वैलेंटीना, जो सबसे पीछे चल रही थी, उसने कोच की चीखने की आवाज़ें सुनी। वह वापस पीछे की तरफ भागी तो एक भयावह नज़ारा उसके सामने था। डेनिस मर चुका था और अब कोरोविना भी मर रही थी। वैलेंटीना चीखती हुई अपने साथियों की तरफ मदद लाने के लिए भागी, लेकिन जब उनके पास पहुंची तो उसने जो देखा वह पागल कर देने वाला था। बाकी के 4 लोग भी अपने आपे से बाहर हो चुके थे। कोई चीख रहा था तो कोई अपने कपड़े फाड़ रहा था तो कोई जमीन पर लौट रहा था। सब लोग एक एक करके बिना किसी कारण मरते गए। कोच का प्यार, अनुशासन और आदेश सभी उस बेरहम मौसम के सामने बेकार सिद्ध हो चुके थे। वैलेंटीना ने चारों ओर देखा। वहां दूर दूर तक सिवाय सफेद कातिल बर्फ के और कुछ नहीं था। हवाएं अब भी वैसे ही चल रही थीं, लेकिन इंसानों की सांसें बंद हो चुकी थीं। जहां कुछ घंटे पहले उसके साथी खड़े थे, वहां अब अजीब तरह से मुड़ी हुई लाशें पड़ी हुई थीं। आंखें खुली और फैली हुई, मुंह और नाक से खून निकलता हुआ, हाथ गले पर जैसे दम घुट रहा हो। वो चिल्लाई नहीं। उसके गले में से आवाज गुम हो गई। उसके दिमाग ने इस सच को मानने से इनकार कर दिया था।
उसने एक शव को हिलाया, वो ठंडा था। दूसरे शव को छुआ, वो भी ठंडा। तीसरे और चौथे शव को छूने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उस पल वह समझ गई थी कि वो अब किसी ट्रैक पर नहीं थी, बल्कि वो किसी ऐसी जगह फंस चुकी थी जहां पर मौत पहले से ही मौजूद थी। उसका दिमाग फटने लगा और हिम्मत टूट गई। सोचने समझने की शक्ति शिथिल हो गई। यादें और हकीकत आपस में घुलने लगी। कभी उसे लगता सब सो रहे हैं, कभी उसे लगता वो अकेली नहीं है। उसके कानों में आवाजें गूंजने लगी, हवा की नहीं, बल्कि जैसे उसे कोई नाम लेकर बुला रहा हो। वो चलती रही बिना दिशा, बिना सोच। कभी रोने लगती तो कभी खुद ही चुप हो जाती। उस समय वेलेंटीना जिंदा तो थी, लेकिन उसका दिमाग वहीं मर चुका था, उसी पहाड़ पर, उसी खामोशी के साथ। और सबसे डरावनी बात तो यह थी कि वो जानती थी कि अगर वो रुकी तो अगली लाश उसकी खुद की ही होगी। अपने साथियों के शरीर को वो पीछे बिखरे हुए छोड़ आई थी। बारिश उन्हें धीरे धीरे धो रही थी, जैसे प्रकृति सबूत मिटा रही हो। वो नीचे की तरफ चल रही थी, हर कदम भारी था, कपड़े गीले, हाथ सुन्न और दिमाग खाली। जंगल की सीमा पर पहुंचते पहुंचते शाम उतर आई। पेड़ों के बीच अंधेरा अलग ही तरह का होता है। वो सिर्फ रोशनी ही नहीं निगलता, वो सोच भी निगल लेता है। उसने एक गिरे हुए पेड़ के तने के पास बैठकर अपने मरे हुए साथियों के बैग में से निकाला हुआ थोड़ा सा खाना खाया, लेकिन उसे स्वाद महसूस नहीं हुआ। उसे सिर्फ वो चेहरे याद आ रहे थे, खुली आंखें, जमे हुए हाव भाव और वो आखिरी चीखें। उस रात जब वह सोने की कोशिश करती, तो जैसे ही वो आंखें बंद करती, उसे लगता उसके पास कोई खड़ा है। पत्तों की सरसराहट, टहनी टूटने की आवाज, दूर कहीं हवा की एक हूक। हर आवाज उसे वही सुबह का दृश्य याद दिलाती। एक पल के लिए उसे लगा कोरोविना उसे पुकार रही है, निर्देश दे रही है, नीचे जाओ। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आवाज सच में थी या उसका दिमाग अब उसके खिलाफ काम कर रहा था। सुबह हुई, लेकिन राहत नहीं मिली। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उससे ज्यादा कांप रहा था उसका विश्वास। वो चलते चलते अचानक रुक जाती। कभी उसे लगता कोई पीछे चल रहा है, कभी लगता किसी ने उसका नाम फुसफुसाया। उसने एक बार मुड़कर जोर से कहा, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा थी। भूख और ठंड से ज्यादा अब उसे अपने ही दिमाग से डर लग रहा था। उसे लगने लगा था कि अगर वो बैठ गई, अगर उसने चलना बंद कर दिया, तो वो भी वही देखने लगेगी जो उसके साथियों ने आखिरी बार देखा था। अगली रात उसने एक छोटे से गड्ढे में खुद को छुपाया। पेड़ों की जड़ें उसके सिर के ऊपर थी। वो खुद को समेटकर उस गड्ढे में बैठी रही। उसे लग रहा था कि पहाड़ अभी भी उसे देख रहा है। उसके कानों में बार बार वही आवाजें लौटती, कपड़े फटने की आवाज, हांफती सांसें और जमीन पर लड़खड़ाते शरीरों के गिरने की आवाज। अब वो रो नहीं रही थी, आंसू जैसे खत्म हो चुके थे। उसके अंदर सिर्फ एक खालीपन बचा था, जैसे आत्मा ने शरीर से दूरी बना ली हो। कई दिन बाद दो अन्य हाइकर्स उसी ट्रैक पर ऊपर जा रहे थे। उन्होंने जंगल के बीच एक आकृति देखी, पतली, झुकी हुई, गंदे भीगे कपड़ों में। पहले उन्हें लगा कि कोई भटक गया है। जब पास पहुंचे तो उन्होंने उसकी आंखें देखी। वो आंखें किसी 17 साल की लड़की की नहीं थीं। वो आंखें किसी ऐसी इंसान की थी जिसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे दिमाग
समझने से इनकार कर रहा हो। वैलेंटीना बच गई, लेकिन पहाड़ उसके अंदर रह गया। कभी कभी मौत शरीर को नहीं ले जाती, वो सिर्फ दिमाग को तोड़ देती है और इंसान को जिंदा छोड़ देती है, ताकि वो बाकी जिंदगी एक खौफ को अपने अंदर ढोता रहे। तो ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।